ये जो क्वेश्चन था कल मैंने एक बताया था, 2 पुरुष 4 लड़के एक काम को 10 दिन में करते हैं, 4 पुरुष 3 लड़के उसी काम को, इसको मैंने चेंज कराया, मैं 10 की जगह 12 कराया था। ठीक है, 2 पुरुष के साथ कितने लड़के काम करेंगे, काम 17 से 1/2 दिन। इसका आंसर आ गया था सबका कैसे आ गया होगा? बहुतों ने तो किया ही नहीं होगा, बिना के नहीं आंसर आ जाएगा। सवाल सही है, देखिए ऑप्शन क्या लिखा है। 2 + 3 हमारा सही है। देखो जो होमवर्क में कल क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था, उस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन ये था, 2 पुरुष और लड़के कितने? 3। अगर 2 पुरुष और 3 लड़के मिलकर काम करने वाले हैं तो ये जो काम है कितने दिन में कंप्लीट हो रहा था? 12 दिन। अब यही वर्क 4 पुरुष और 3 लड़के मिलकर करते हैं तो काम कितने दिन में हो पाएगा? क्वेश्चन ये था, 2 पुरुष और 3 लड़के किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, 4 पुरुष और 3 लड़के मिलकर कितने समय में कर रहे हैं? 10 दिन। तो आपसे ये कहा गया कि 2 पुरुष के साथ कितने लड़के मिलकर काम को करें, इनके साथ कितने लड़के काम करें कि जो काम है कितने दिन में कंप्लीट हो जाए? 17 सही 1/2। इस बार टाइम नहीं निकालना, संख्या निकालनी कि कितने लोगों को काम करना पड़ेगा कि ये जो काम है 17.5 दिन में। पहले तरह देखो इससे क्या आएगा, इफिशिएंसी निकालनी। भाई अगर हम 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना देगा और यहाँ कितना देगा? ठीक है, 6 × 2 12, 6 × 3 18 20, और उधर वाले में अगर 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 10, और 5 × 3 15। यही तो आएगा रिजल्ट निकल के। हमने अगर यहाँ से तो वैल्यू हमने अगर यहाँ से 2 से दोनों तरफ डिवाइड लगा लिया तो फर्क थोड़े ना, आप थोड़ा छोटा नंबर ले लीजिए। अगर 12 को 20 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 8। और ये 15 18 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3। तो अगर हम यहाँ से एक पुरुष और एक लड़के की इफिशियंसी निकालेंगे तो पुरुष की क्षमता कितनी आ रही है? पुरुष की 8 कहाँ से आ रही है? 6 × 2 12, 6 × 3 18, 5 × 4 20, 5 × 3 15, 3 लड़के। ठीक तो है, पुरुष की क्षमता कितनी आएगी? 3 आ रही है, और लड़के की क्षमता कितनी आ रही है? 8। ठीक है, एक पुरुष की इफिशियंसी 3 है और एक लड़के की इफिशियंसी कितनी है? अगला काम क्या करोगे? ऐसे सवाल जिसमें टाइम नहीं निकालना है, आप टोटल वर्क निकाला करो, वरना आपको सवाल समझने में बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, टोटल वर्क निकालिए सबसे पहले। अब हम टोटल वर्क निकालें तो टोटल वर्क हमारा किसी भी एक चीज़ को आप चाहे तो ये वाला स्ट्रक्चर देख लो, 4 पुरुष और 3 लड़के मिलकर कितने दिन में काम कर पाएंगे? तो एक पुरुष कितना काम करता है? 3। तो 4 पुरुष की अगर हम बात करें तो 4 × 3, यहाँ लड़के कितने? एक लड़के की क्षमता है 8, तो 3 × 8 24। अब ये तो जो काम है ना, ये 4 पुरुष और 3 लड़कों का है सर, हमें 10 दिन का निकालना है, तो 10 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो
4 × 3 12 और 24 हो जाएगा 36 और 36 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टोटल वर्क निकल के आएगा वो कितना आएगा। अब आप सवाल समझ सकते हैं। देखिए टोटल वर्क हमारा 360 है। एक लड़के की क्षमता एक दिन में काम करने की कितनी है 8 और एक पुरुष की कितनी है? कितने पुरुष? 2 पुरुष हैं। सबसे पहली बात तो काम कितने दिन में करना है? अरे कितने दिन में काम करना है? 17 सही 1/2 तो 17 × 2 34 और 1 42 अपॉन इतनी दिन में तो काम को कंप्लीट करना है। क्या कुछ गड़बड़ हो गया? सवाल क्या हम लोग हमें देखना पड़ेगा। सही है ना? 2 पुरुष 3 लड़के थे। कल वाला क्वेश्चन में लगाने में एक बार जिन लोगों ने लिखा हो 3 पुरुष 4 लड़के हैं। पहले स्टेटमेंट में क्या है? 3 पुरुष 4 लड़के हैं, 2 पुरुष 3 लड़के। चेंज करने के बाद आता है वो तो 12 दिन तो सही है तुम्हारा चेंज है। उसको मैं ही देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्वेश्चन कहाँ पे है। पता नहीं सवाल करते करते ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत लिखा हुआ है। कुछ गलत हो गया। 3 पुरुष 4 लड़के, 4 पुरुष 3 लड़के। ठीक है, मैंने इनका वाला देखा, मुझे लगा इनका भी तुम्हारा सही, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर 3 पुरुष और 4 लड़के लिखे उनका तो सही है। यहाँ 3 पुरुष है और लड़के कितने? 4, उनका सही है। तो यहाँ से अब तो एफिशिएंसी चेंज हो जाएगी भाई, एफिशिएंसी अब तो चेंज हो जाएगी। 6 × 3 कितना आ जाएगा? 18 पुरुष, 6 × 4 24 लड़के, 5 × 4 20 पुरुष और 5 × 3 15 लड़के। अब आप देखिए अगर 20 में 18 में 20 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा? और 15 घटा दो इसमें से। एक पुरुष की एफिशिएंसी 9 होगी और एक लड़के की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? पता है ये जनरल फैक्ट है। आप सवाल कर रहे हो ना तो इस बात को कभी ऑब्जर्व करना। जितने सवाल देखोगे सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होगी पुरुष की, उससे कम पुरुष के बाद महिलाओं की, महिलाओं के बाद लड़के। ये सीक्वेंस सबसे ज्यादा एफिशिएंसी हमेशा देखना पुरुष की ही रहेगी। अगर कोई वर्किंग टाइम है आपको कुछ भी फैक्ट लगा दो उसका, आप जितने सवाल करोगे पुरुष की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, महिला की उससे कम होगी और लड़के की सबसे कम। लेकिन ये ऐसा जरूरी नहीं है हर जगह कि पुरुष की ही एफिशिएंसी ज्यादा है। हो सकता है कभी किसी सवाल में अभी, लेकिन जनरली ऐसा ही है देखा गया। अब आप वर्क निकालो, एक पुरुष की क्षमता कितनी है? यहाँ से देखिए 9, तो 4 × 9 कितना हो गया? 36। लड़के कितने? 3। एक लड़के की क्षमता कितनी है? 2, तो 4 × 9 36 और 36 और 6 42 और 42 और 10 का मल्टीप्लाई कितना होगा? आप सही, तभी तो आंसर नहीं आता। आपको 35/2 दिन, 17.5 दिन ही तो आई। 35/2 दिन में कितना वर्क कंप्लीट करना है? 420। टोटल वर्क कितना है हमारा? 420। तो क्या यहाँ से एक दिन का काम बता दोगे? एक दिन में कितना करना पड़ेगा? अरे ये बताओ, एक दिन का नहीं बता सकते। अगर आपको 35/2 दिन का पता है, सॉल्व तो करें। 7 का 5 बार, 7 का 6 बार, 60 हो गया। अगर 5 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो अगर एक दिन का काम निकालोगे आप, तो एक दिन का काम 2 का मल्टीप्लाई 12 में कर लीजिए। एक दिन का कितना काम होना चाहिए? 24। अब एक दिन का अगर 24 वर्क चाहिए, इस 24 काम को करने के लिए इन्होंने कहा 2 पुरुष होने चाहिए, बाकी लड़के। लड़के देखेंगे कितने लड़कों की जरूरत होगी। अच्छा, एक पुरुष कितना काम कर रहा है? जरा आप बताइए, 2 पुरुष है यहाँ पर, 2 × 9 कितना काम हो गया? 18। अगर 2 पुरुष और साथ में कुछ लड़के काम कर रहे हैं, काम कितना करना है एक दिन में? आपको पता है 2 पुरुष कितना कर सकते हैं? तो 24 में से 18 घटा दो, यानी कि लड़कों को कितना करना है? 6। अब आप बता दो कि लड़के कितने चाहिए भाई? एक लड़का कितना काम कर रहा है? 3 चाहिए भाई। सीधी सी बात है कि एक लड़का 2 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, बट लड़कों के हिस्से में काम कितना है? तो जाहिर सी बात है अगर 6 काम है तो लड़के कितने होने चाहिए? तो
आपको 2 पुरुष के साथ साथ 3 लड़के चाहिए, तभी हमारे 2 पुरुष कितना काम करेंगे 18, और ये जो 3 लड़के ये कितना करेंगे 6, 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा 24। कर लो किससे नहीं हुआ हो फिर आगे बढ़ो।
कल जो उन लोग क्वेश्चन किए थे उसमें वर्क सेम होता था, लेकिन आज वर्क सेम थे ही नहीं किसी सवाल में। जैसे आप यहाँ पर देखें 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं और 8 घंटे एक दिन में काम नहीं करते, 12 दिन में बना दिया। दूसरे स्टेटमेंट में क्या है, 30 व्यक्ति वैसे ही, यानी दीवार तो सेम है लेकिन लंबाई 200 मीटर की जगह कितनी होगी, तो वर्क सेम है क्या। अब डिफरेंट वर्क है तो क्या करेंगे, हमने कल पढ़ा ये था कि वर्क सेम होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वर्क को कंसीडर करने के लिए एम डी और एच तीनों को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अगर वर्क सेम है ना किसी कंडीशन पर तो हम यही करते थे टाइम का और लोगों की संख्या का मल्टीप्लाई करके बराबर कर देते थे। अगर डिफरेंट वर्क हो ना तो आप पता है क्या करना, वर्क से डिवाइड कर लेना। वर्क से डिवाइड करने का मतलब ये है, जैसे 200 मीटर लंबी दीवार बनाएंगे, 200 से डिवाइड करूंगा तो 1 मीटर लंबाई की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ 300 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 1 मीटर की आ जाएगी। तो जो भी वर्क आपने डिफरेंट किया उस वर्क से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ये आप कॉन्सेप्ट तब लगाएंगे जब दोनों केस में वर्क डिफरेंट। ठीक है, अब सवाल सब आसान से सवाल है। 5 लड़के 5 दिन में 5 पेज बनाते हैं, तो ये पता है रिदम में पढ़ता है तो उसे लगता है 5 लड़के 5 दिन में 5 पेज बनाते हैं तो 10 लड़के 10 दिन में 10 पेज, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आपको वेटेज कंसीडर करना है, 5 लड़के 5 दिन में 25 यूनिट काम करते हैं और 10 लड़के 10 दिन में 100 यूनिट काम करते हैं, 4 गुना काम हो जाएगा। अब आप जरा इस वाले कॉन्सेप्ट को लगाइए। क्या बताया था मैंने, M1 T1, घंटों की बात ही नहीं की बंदे, यहाँ लिख देंगे नीचे वर्क, और दूसरे केस में भी M2 D2 वर्क डिफरेंट है तो यहाँ आप वर्क से क्या करो, डिवाइड करो। चला बताइए पहले वाले स्टेटमेंट में कितने लड़के हैं और कितने दिन और मेज कितनी बनाई, तो यहाँ पर दूसरे केस में लड़के 10 ही दिन है, बस मेज की संख्या नहीं पता है, यानी कि यहाँ से आपको वर्क नहीं पता और वर्क ही ज्ञात करना है, कितनी मेज बना पाएंगे यही तो बता। जबकि हमें यहाँ पर पता है कि पहले केस में आपने कितनी मेज बनाई है, 5 करते सॉल्व। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। इस वाले 5 से ऊपर वाला 10 को काट सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर। तो अगर हम बात करें दूसरे वाले केस में वर्क तो 2 × 10 हो जाएगा, 2 × 10 कितना हो जाएगा, यानी कि अगर आप 10 लड़कों से 10 दिन काम कराएंगे तो कितनी मेज बना दोगे, या फिर आप ऐसे ही देखो, देखो 5 × 5 कितना हो गया, 25, यहाँ काम 25 है, और 10 × 10 कितना हो गया, तो काम 4 गुना हो गया। पहले 5 मेज बना रहे थे तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 4 गुना 20 मेज हो जाएगा। आप सॉल्व करेंगे उतनी देर में आप ऐसे ही लगा लो, 5 × 5 25 है। यहाँ पर भाई मैथ यानी कि लोगों की संख्या और टाइम का मल्टीप्लाई करके तो वर्क कंसीडर होता है। यहाँ पर 10 लड़के 10 दिन काम करेंगे तो 100 लड़कों के बराबर काम हो गया, और 5 लड़के 5 दिन काम करेंगे तो कितने लड़कों के बराबर हो गया, आप फर्क हो गया। 2 बंदर 2 दिन में 2 अमरूद खाते हैं, ठीक। दो बंदर 2 ही दिन है और कितने 2 ही आपकी बात इन्होंने कहा बंदर 20 है, ठीक। और अमरूद कितने हैं, अगर हम अमरूद की बात करें तो 20 कितने दिन में खा पाएंगे ये पता करते हैं, तो यहाँ पर संख्या निकालनी है आपको, ठीक है। अब आप अगर सोच रहे हो कि लॉजिक लगा लेंगे 20 अमरूद 20 बंदर 20 दिन, वो नहीं चलने वाला। 20 से तो 20 पूरा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो दिनों की संख्या अगर आप निकालेंगे तो सिर्फ कितनी आ गई, तो आप 20 बंदर अगर 20 अमरूद उनके पास रखे जाए तो कितने दिन में। तो ऐसे क्वेश्चन आप अक्सर देखते होंगे, पजल वगैरह आप देखते सोशल मीडिया पे भी कई बार आते हैं आपके सामने, तो ये समझ लो कि इनमें लॉजिक नहीं लगाया जाता, कॉन्सेप्ट लगाया जाता ये वाला, इसीलिए आपके आंसर गलत होते हैं अगर आपने कभी गलती की। यहाँ कितने व्यक्ति है बेटा, 40। अब देखो एक चीज का ध्यान रखो, इस बार दिनों के साथ साथ ये भी बताया एक दिन में कितने घंटे हैं, 8 घंटे। तो यहाँ पर घंटों की संख्या से भी क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। कल भी बता दिया था कितना फर्क है, यहाँ M2 D2 और जितने घंटे आप प्रतिदिन काम करते हो उसकी, यहाँ पर भी वर्क लिखेंगे। तो पहले वाले स्टेटमेंट में कितने व्यक्ति काम कर रहे थे, 40। कितने दिन काम किया है, 12 दिन। एक दिन में कितने घंटे किया है, 8 घंटे, ठीक है। अब नीचे लिखो काम कितना है, तो आपने जो काम किया है एक दीवार बनाई है, वो भी कितनी लंबाई की, 200। दूसरे स्टेटमेंट को पढ़िए, व्यक्तियों की संख्या कितनी है भाई, 30।
दूसरे स्टेटमेंट में कितने व्यक्ति हैं? 30। काम कितने दिन में खत्म करना है ये तो हमें बताना ही है, लेकिन ये बता दिया एक दिन में कितने घंटे। आप पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा एक दिन में जो काम करना है आपको कितने घंटे करना है, 6 घंटे करना है। लेकिन दीवार 200 मीटर की नहीं, इस बार आपको कितने मीटर की, क्या आप बताओ। अब आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते कितने दिन होंगे यहाँ पर, पहले इसको ही सरल कर लो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट दें। अगर आप 3 से 30 को भाग करेंगे कितना आ जाएगा, अब क्या रहेगा, 10 से 40 काट लें, 40 को काटिए कितना बार आ गया, और 6 से 12 कट जाएगा कितने बार में, तो 4 इंटू 3, नीचे वाला 2 है और ऊपर वाला 2 कट जाएगा, तो 4 और 8 का मल्टीप्लाई कर लो, 4 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। यानी कि अगर इस कंडीशन पर 300 मीटर लंबी दीवार बनाई जाए तो कितने दिन में बन जाएगी। अब ये सवाल कहा यह जाता है, ये तो ठेकेदारी का सवाल है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही करना है। बहुत लंबा सा सवाल देख भी रहा है, और अभी रिसेंटली आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ तो ऐसा ही एक सवाल आया था। व्यक्ति काम तो 150 दिन में पूरा करने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, ठीक है, 200 व्यक्ति काम पे लगा देता है। ये व्यक्ति कितने लगा देता है काम पे, तो हम देखते क्या क्या है, व्यक्ति कितने काम पर लगाए इसमें, 200, और कितने दिन के बाद एनालिसिस करता है, 50। 50 दिन के बाद एनालिसिस करता है कि भाई जो काम है ना वो सिर्फ 1/4 हो पाया। कितना काम हो पाया, 1/4। अब ये कह गया है कि कितने लोग और लगा देता है। देखो 1/4 भाग काम अगर 50 दिन में हुआ है तो पूरा काम कितने दिन में होगा। अरे छोड़ के और कुछ सोचो कि अगर चौथाई काम 50 दिन में हुआ है तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, 50 दिन में 1/4 भाग यानी 4 हिस्सों में से 1 हिस्सा कर पाए, तो टोटल काम अगर हम 4 कंप्लीट करेंगे तो 200 दिन लगेंगे। 200 का ही तो चौथाई 50 दिन होगा। तो आप सोचो आधा काम अगर 20 दिन में करोगे तो पूरा काम कितने दिन में होगा। तो ऐसे 1/4 भाग काम 50 दिन में कर रहे हो तो पूरा काम 50 × 4 200 दिन में होगा। तो जबकि इसने ठेका कितने दिन का लिया है, 150 दिन, तो फिर ओवर हो गया। ये कह रहा है समय पर ही काम होगा। चलो अब हमें नहीं पता यहाँ पर लोग कितने चाहिए, इसको भूल जाओ, नहीं पता ना कितने लोग हैं, बस ये पता है कि जो काम कंप्लीट करना है वो 150 दिन में करना है। भाई 50 दिन तो हो चुके, तो 150 दिन में अगर आपको काम कंप्लीट करना है, 50 दिन जो बीत गए उनको माइनस करो, यानी कि अब जो बचा हुआ काम कितने दिन में होना चाहिए, 100 दिन में। आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर 150 दिन का है, 50 दिन की बाद 100 ही दिन को और वर्क करा सकते हो, ठीक है। अब बात आती है काम, क्या कितना काम बचा होगा भाई, 1/4 भाग काम होगा, कितना काम हो चुका है, तो बचा हुआ काम कितना होगा भाई, 1 में से 1/4 घटा लो, फ्रैक्शन में तो 1 में से घटा लेते हैं, 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 - 1 कितना हुआ, यानी कि जो काम बचा है वो कितना बचा है, 3। डायरेक्ट भी कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते, 4 में से 1 हिस्सा हो गया तो कितना बचा, 3 हिस्सा बचा है, 3/4 भाग काम बचा है। यही वाला फॉर्मूला लगा लो भाई। हमने अभी आपको क्या बताया, M1D1 अपॉन में क्या आएगा, W1, M2D2 अपॉन में आएगा W। तो आप देखिए पहले 200 लोग काम पर लगाए और 50 दिन तक काम कराए तो पता लगा काम सिर्फ 1/4 भाग होता है। फिर अब क्या है, हमें नहीं पता कितने लोग और जोड़े जाएं, लेकिन दिन पता है कितने दिन में काम खत्म होना चाहिए, 100 दिन में, और जो काम बचा हुआ है वो कितना है, 3/4। आपको लोगों की संख्या यहाँ से निकालनी तो डिवाइड में 4 है, 4 से 4 काट लीजिए। ये पूरा का पूरा 100 से आप 200 काट सकते हैं 2 बार, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करो, M2 की वैल्यू आ जाएगी 3 × 5 15, 15 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 30, यानी कि कितने लोग चाहिए, तो आपको इस बच्चे हुए काम को सही समय पे कंप्लीट करने के लिए 300 लोग चाहिए। लेकिन आपसे ये तो नहीं पूछ रहा है कितने लोग चाहिए, आपसे ये पूछ रहा है कितने लोग अतिरिक्त चाहिए। सवाल पढ़ना जरूर, आपसे कह रहा है कितने अतिरिक्त व्यक्ति चाहिए। तो अतिरिक्त का मतलब जितने पहले हैं वो तो काम कर ही रहे हैं, और कितने चाहिए होंगे, पहले कितने लोग काम पर लगाए थे, 200, तो 300 में से 200 लोग तो पहले ही थे आपके पास, तो आपको अतिरिक्त व्यक्ति कितने चाहिए, अतिरिक्त का मतलब एक्स्ट्रा कितने नियुक्त कर दिए। तो आंसर इस सवाल का 100 है, लेकिन इस काम को कंप्लीट करने के लिए लोग 300 चाहिए, 200 पहले ही काम कर रहे थे, तो पहले वाले 200 माइनस कर दो, तो एक्स्ट्रा कितने लगेंगे, 100। ये सवाल थोड़ा सा ठीक ठाक है, इसको आप बढ़िया से समझो। 12 लोग किसी काम को, 12 पुरुष हैं, ठीक है, 12 पुरुष काम को कितने दिन में कर पा रहे हैं। इधर आपसे कह रहा है भाई 16 ही महिलाएं, ये काम को कितने दिन में कर पा रही हैं, 12।
तो सबसे पहला काम मैं एक ही करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई आप एक काम ये कर दो कि इस दोनों तरफ 12 × 8 96 पुरुष हो गए, और इधर हो जाएगा 16 और 12 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 192 बराबर है 96 पुरुष और 192 महिलाएं। आप चाहें तो इसको टुकड़ों में काट लो, वैसे मुझे तो दिख रहा है इधर एक आएगा और इधर दुगना ही तो आएगी। तो अगर आप क्षमता निकालेंगे तो एक पुरुष की 2 होगी और एक महिला की जो क्षमता है वो कितनी होगी 1। जब आपने क्षमता निकाली तो टोटल वर्क निकाल सकते क्या आपने, बताइए टोटल वर्क निकाल सकते नहीं? अरे टोटल वर्क ही तो है, 12 पुरुषों ने 8 दिन काम किया है और वही काम 16 महिलाओं ने कितने दिन में किया है। तो आप टोटल वर्क जब निकालेंगे तो महिलाएं कितनी है 16 और एक महिला की क्षमता 1 है, ठीक है। लेकिन हमें तो 12 दिन का निकालना है तो 12 से मल्टीप्लाई है भाई। यहाँ पर महिला की अगर क्षमता लगा दें, एक दिन का काम लगाते तो टोटल वर्क नहीं आ जाएगा। तो अगर 16 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क हमारा निकल के कितना आ गया 112, ठीक है। टोटल वर्क कितना हो गया? आप चाहें तो यहाँ पुरुष की क्षमता लगाइए, एक पुरुष की क्षमता 2 है तो 12 × 2 24 हो जाए, 24 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इतना ही आएगा। तो कुल कार्य हमारा 192 शेड्यूल अलग है सर, दोनों से टोटल निकाल सकते हैं। हाँ, चाहे आप इससे निकालेंगे वही वर्क आएगा, चाहे आप इससे निकालेंगे, क्योंकि इनको बराबर मान के ही तो हमने क्षमता निकाली है। तो ये वैल्यू जब इन दोनों में लगाएंगे तो दोनों तरफ बराबर ही आएगा। अब देखो पता क्या है, आपसे कह रहा है कि 16 पुरुषों ने काम शुरू किया। काम कितने लोगों ने शुरू किया? मैं एक नंबर लाइन बना देता हूँ समझाने के लिए। काम किया है कितने पुरुषों ने? 16 पुरुषों ने। और कितने दिन तक काम कराया? तो क्या आप बता पाओगे 16 पुरुष 3 दिन में कितना काम कर लेंगे? अरे 16 पुरुष 3 दिन में कितना काम करेंगे कैसे बताओगे? एक पुरुष करता है एक दिन में 2 यूनिट, तो 16 दूने 32, 32 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 16 पुरुष अगर काम करेंगे तो काम कितना हो पाएगा? तो 192 में से कितना काम हो गया? अब बताओ बचा कितना? शेष कार्य जो बचा हुआ है वो भी कितना बचा? 96। अगर 192 में से 96 घटाएंगे तो बचेगा कितना काम? अब जो काम करना है वो सिर्फ इतना करना है काम। लेकिन अब 16 पुरुष नहीं करेंगे, ये बोल रहे हैं कि 10 पुरुष चले गए। अगर 16 पुरुष में से 10 पुरुष चले गए तो कितने बचे? भाई 16 में से 10 पुरुष तो माइनस हो गए, तो पुरुष कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। अब भी नहीं, आगे और एक बात लिखिए, और 4 महिलाएं शामिल। तो 10 पुरुष माइनस हुए और शामिल कौन हुआ है? 4 महिलाएं। ये 6 पुरुष और 4 महिलाएं हैं जिनको इतना काम करना है, बचा हुआ 96। अच्छा, टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम निकालने के लिए वर्क और नीचे आपको क्या लिखना होता है? एफिशिएंसी, करने वाले की क्षमता लिख दो। तो वर्क जितना बचा है वही तो करना है। कितना वर्क बचा है? क्षमता लगानी है। तो क्षमता किसकी लगानी? जो काम कर रहा है। काम कौन कर रहा है? 6 पुरुष और 4 महिला। एक पुरुष की क्षमता कितनी है? 6 दूनी 12, और एक महिला की कितनी है? 1, 4 × 4। तो 12 + 4, यानी कि अगर हम इनकी इफिशिएंसी निकाल के देखें तो इनकी कार्य क्षमता आ रही है कितनी? 16। 16 का मतलब ये हो गया एक दिन में ये लोग मिलकर 16 यूनिट काम करते हैं और काम है 96 बचा हुआ। तो 16 के हिसाब से 96 करने में कितना समय लगेगा? अब देखो समझो, अगर आपसे मैं कह रहा हूँ शेष कार्य को पूरा होने में कितना समय लगा, तो आंसर हो गया इसका कितने दिन? 6 दिन। और बिल्कुल सही आंसर। लेकिन अगर आपसे पूछ ले टोटल कितना टाइम लगा इस काम को कंप्लीट होने, बताओ। देखो एक चीज याद रखो, 9 दिन तो पहले, सॉरी 3 दिन तो पहले काम हो चुका है। 3 दिन ये पहले आप काउंट करो कितने दिन है यहाँ पर, और इसके बाद ये बचा हुआ काम कितने दिन में हुआ। तो टोटल कितना टाइम लगा अगर ये पूछ ले कि इस काम को कंप्लीट होने में कुल कितना समय लगा, तो 3 दिन और प्लस 6 दिन, यानी कि अब कितने दिन हो गए? 9। ठीक है।
ये वाला ना, देखो भाई दो अलग अलग स्टेटमेंट में सेम वर्क किया, 12 पुरुषों ने 8 दिन में काम किया और 16 महिलाओं ने। अब इनकी क्षमता हमें ऐसी लेनी पड़ेगी कि जो दोनों को बराबर कर सके। तो हमने इस इक्वेशन को ही सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया 96 पुरुष बराबर 192 महिलाएं, तो इनकी इफिशियंसी 2:1 में आ गई। तो एक पुरुष की क्षमता हमने 2 मान ली और एक महिला की क्षमता 1 मान ली। टोटल वर्क आप चाहे जिससे निकालो, चाहे पहले वाले से चाहे दूसरे वाले से। टोटल वर्क एक महिला की क्षमता 1 लगा दी, कितना आ 112। फिर काम देखिए, इन्होंने कहा है कि 16 पुरुष स्टार्टिंग में काम करने के 3 दिन किया, तो 16 पुरुष 2 के हिसाब से 32 काम करेंगे और 3 दिन में कितना हो जाएगा, तो 96 माइनस कर दिया, बचा कितना काम 96। अब ये बचा हुआ काम इसमें से 16 पुरुष में से 10 पुरुष तो चले गए, 10 तो माइनस हो गए, तो बचे कितने पुरुष, इनके बाद 4 महिलाएं भी आ गई, तो 6 पुरुष और 4 महिलाएं, और काम कितना बचा हुआ है 96। तो 6 पुरुष और 4 महिलाओं की क्षमता कितनी है 16। 16 के हिसाब से अगर 96 यूनिट काम करेंगे तो 6 दिन वाला जाएंगे। इसमें जितने बच्चे बैठेंगे 12th तो सभी होंगे, ग्रेजुएट नहीं होंगे ज़्यादा लोग, है ना। तो आपको पता होगा कि फॉर्म आया हुआ है रेलवे एनटीपीसी का, ठीक है। रेलवे एनटीपीसी का 2 मतलब अलग अलग लेवल के एग्जाम होते हैं, एक 12th लेवल का होता है और एक ग्रेजुएट लेवल का। पोस्ट अलग अलग है, 12th वाला ग्रेजुएट है वो 12th वाला भी डाल सकता है, ग्रेजुएशन वाला। जो ग्रेजुएट है नहीं वो ग्रेजुएशन वाला तो फॉर्म डालेगा नहीं, केवल 12th वाला डाल सकता है। तो आप उस फॉर्म को देख लेना, उसको ठीक तरीके से रीड कर लेना, भर लेना, क्योंकि पहली बात तो ये है कि एनटीपीसी का आप ये मान लो कि 4-5 साल के बाद ही वैकेंसी मिलेगा आपको, देखने को आएगा नहीं। दूसरी चीज आसान पेपर है, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं। अगर आप रेगुलर वे में ठीक तरीके से 3-4 घंटे पढ़ के तैयारी करने की हिम्मत रखते हो, कोचिंग के अलावा 3-4 घंटे पढ़ लोगे पेपर तक, तो ये मैं बता देता हूँ कि आपका 100% सीबीटी बन हो जाएगा। बहुत कुछ है, पढ़ना क्या है, जीके के कितने 40 क्वेश्चन, उसके अलावा बाकी जो कुछ रह गया 60 क्वेश्चन वो मैथ प्लस टेस्ट लिखना है। लगभग कोई वेटेज रहता है 30-30, कभी थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे, क्योंकि ऑनलाइन में अंदाजा नहीं लग पाता ना कि कितना क्वेश्चन किस पार्ट से आया। करंट में भी आता है, करंट में भी आएगा, क्या चीज करंट में भी आएगा। हाँ बिल्कुल, जीके में आपको ये समझ लो वही सब कुछ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो तो हर एक एग्जाम में जीके है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स आता है, ठीक आता है, 1-2 क्वेश्चन आता है हमारा। कंप्यूटर भी आता है, इसमें बेसिक क्वेश्चन। कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि तुमसे कोई पूछेगा कि बहुत डिटेल, बहुत सिंपल टाइप के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। ट्रिपल सी का पेपर दिया कोई, ट्रिपल सी होता है कंप्यूटर, वो तो दिया होगा, अभी दिया नहीं होगा, कर लो, क्योंकि फिर बाद में आएगी वैकेंसी, उसमें क्या है ट्रिपल सी चाहिए, तुम कहोगे नहीं ट्रिपल सी करो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ट्रिपल सी करना, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, बस क्वालिफाई करना होता है। इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, जनरल साइंस। जनरल साइंस का मतलब ये है कि न्यूमेरिकल वगैरह एनटीपीसी में नहीं आता जाता, बस केवल जनरल साइंस के फैक्ट जो होते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, उतना 40 क्वेश्चन है। अब 40 क्वेश्चन में मुझे ये बात पता है कि करंट अफेयर्स जो आएगी और जो स्टैटिक जीके है, करंट और स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन लगभग आप ये मान लीजिए 10 से 12, जिसमें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। स्टैटिक जीके में पता क्या होता है, ये सब चीजें होती है जैसे कला और संस्कृति। स्टैटिक जीके जो चीज बनी हुई सिचुएटेड है, जिसने बनवाई, बदल तो जाएगा नहीं है। अगर आपको कोई चीज पता है, कोई बिल्डिंग है, कोई मॉन्यूमेंट है जो आपको पता है कि इनने बनवाया, बदलेगा क्या? स्टैटिक का मतलब ऐसा डेटा जो स्थिर रहता है, कभी बदल ही नहीं सकता। ताजमहल जिस सन में बना, बदलोगे नहीं बदल पाओगे, तो ऐसे समझ लो आप। तो स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स के 10-12 क्वेश्चन है, ये थोड़ा मुश्किल पार्ट रहता है, क्योंकि आपको लगता है बहुत आसान है, करंट अफेयर्स पकड़ लो, आप पढ़ के नहीं समझ सकते। स्टैटिक जीके और करंट मिला के क्वेश्चन आता है। अब ये बता दो कि आप कितने साल की करंट तैयार कर सकते हो, एक अंदाजा बता दो। मैं महीने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, साल की बात कर रहा हूँ। महीने की तो कर लोगे, 2-4-6 महीने की मान सकता हूँ। अगर इससे ज्यादा ना कर भी लोगे तो भूल जाओगे। करंट कोई ऐसी चीज थोड़े ना है, करंट पता कैसे तैयार होगी? अगर आज से आप डेली करंट पढ़ना शुरू कर दो, 2 साल बाद आपकी पिछले 2 साल की करंट तैयार हो जाए, तो क्या रेगुलर है? अब तुम सोचो आज ही पढ़ना शुरू करेंगे और पिछले 2 साल की करंट पूरी हो जाए, इसलिए करंट पे इतना भरोसा मत करना। जो बहुत ज्यादा बेसिक चीज है उनको ही पढ़ लेना, तो पता नहीं क्या पूछ लेते हैं।
हाँ इतना ही सब्जेक्ट है बेसिकली। और कटाप भी मैं बता दे रहा हूँ, जोन कायदे से चुन लेना। पता लगा कि देखो वैकेंसी है, वहाँ जाना इलाहाबाद में, यहाँ डालेंगे, चंडीगढ़ में जाना चंडीगढ़ में डालेंगे, ये मत करो। तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट जोन है तुम्हारे घर का सिर्फ यही डालना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बाकी और जो तुम्हें लगता है इलाहाबाद, इलाहाबाद में पता है 40% नौकरी हर साल बिहार के बच्चे ले जाते हैं, पड़ोस में है, पढ़ते बच्चे इलाहाबाद रहकर यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, तो वो सोचते हैं यही डाल लो, इलाहाबाद बोर्ड में यही नौकरी देंगे। और बिहार के लड़कों का तो पता है कि आप मैथ रीजनिंग में बीट हो कर दो, जीके उनकी ऐसी होती है ना शानदार वाली, किताबें उनके दिमाग में छपी होती है। सर वहाँ का पेपर होता है 5 ऑप्शन वाला, पता है वो मतलब बीपीएससी का पेपर जो होता है उसमें 5 ऑप्शन होते हैं। अब पता है ऑप्शन भी कैसे होते हैं, इनमें से कोई एक से अधिक उत्तर अजीब अजीब टाइप के, उनकी तैयारी हार्ड होती है ना, उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। तो मैं कह रहा जीके में आपने नहीं पछाड़, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। और मैथ रीजनिंग इतनी अच्छी आती भी नहीं, रेलवे के पेपर में कोई बच्चा पढ़े और कर ना पाए, तो एसएससी सीजीएल थोड़े ना है कि हाँ ये बहुत मुश्किल चीज़ है। रेलवे का पेपर देख रहा हूँ उठा के, अगर आप 30 क्वेश्चन मैथ में देखोगे तो आप जितना पढ़ रहे हो, मैं कह रहा बिना प्रैक्टिस के भी जाओगे 15-20 क्वेश्चन बनेगा आराम से, नहीं दिक्कत होगी 15-20। अरे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो तुमने पढ़ रखा है, कई बार तो वो नहीं करके आ जाओ, अच्छा पढ़ोगे तो 30 से 30 भी हो जाते हैं। ये भी नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तैयारी करने से क्या होगा, तैयारी होती रहेगी, पेपर नहीं दोगे तब तक क्या होगा, बिना पेपर दिए एक तो बड़ी मुश्किल से तो वैकेंसी आती है और पेपर देने का मौका मिलता है। तो जो मौका मिले, आप एप्लीकेबल है, एज हो गई है तो चुपचाप डाल देना फॉर्म, आप पेपर दे के देखो, पेपर में जब बैठोगे तभी पता लगती है। घर में कोई दिक्कत नहीं, आपको पेपर का माहौल नहीं पता, जिस दिन पहला पेपर देने जाओगे हाथ कांपेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर सीरियस तैयारी, उन बच्चों के हाथ नहीं कांपते हैं जो केवल इसलिए पेपर, अरे चलो वैकेंसी आई फॉर्म डाल देना, तैयारी करनी नहीं गए, उन्हें क्या मतलब, उन्हें तैयारी नहीं की। अब जो तैयारी करता है सीरियस, तो उसे डर रहता है कहीं मैं फेल ना हो जाए। जिसने तैयारी नहीं की उसे डर होगा, उसे तो पता ही है, उसे डर किस बात का, डर तभी तो होता है ना डाउट में होती चीज। और इसमें भी बहुत ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट हो गया है, तो लेवल 6 की जो जॉब है दो हमारी, एक तो हमारी स्टेशन मास्टर की और दूसरी है कमर्शियल ऑपरेटर्स। तो आप ध्यान से भरे, जब प्रेफरेंस भरे उसका भी ध्यान रखें। स्टेशन मास्टर के 3 फेज हो जाते हैं, CBT 1, CBT 2 और एक होता है साइको टेस्ट, वो आपको क्लियर करना होगा। कमर्शियल अप्रेंटिस में भी 3 आपको साइको टेस्ट क्लियर करना है। तो लेवल 6 की जॉब तभी मिलेगी जब आप वो तीसरा फेज कंप्लीट करेंगे। साइको टेस्ट क्यों पता कराया जाता है, आप बताओ स्टेशन मास्टर का काम क्या होता है? ट्रैफिक अप्रेंटिस नाम सुना है? ट्रैफिक अप्रेंटिस जो मतलब जैसे हम लोग बात करते हैं चौराहे पे जो वाइट वर्दी वाले जो लोग खड़े होते हैं, वो ट्रैफिक अप्रेंटिस ही। उनका काम क्या है कि ट्रैफिक को मैनेज करना, किधर भीड़ ज़्यादा है, कौन सी लाइन हमें खोलनी, कौन सी लाइन क्लोज करनी, वहाँ वो ट्रेन के थ्रू करते हैं, मतलब कौन सी लाइन बंद रखनी, कौन सी लाइन ओपन रखनी, वो काम होता है उनका। लेकिन ट्रेन वाला काम ज़्यादा प्रेशर का, क्योंकि ट्रेन पे अगर इतना सा भी रिस्क ले लिया तो आपको पता क्या होगा भाई। यहाँ पे तो सामने से सब कुछ देख रहे हैं भाई, बाइक, कार, बस, ट्रक, जो भी सब कुछ सामने विजिबल है, दिख रहा है। ट्रेन वाले में तो सब आपको पता है, ट्रेन तो एकदम से रुक भी नहीं पाती, ट्रेन में डिस्क ब्रेक होता है क्या? अगर डिस्क ब्रेक लगा दी तो पीछे के सारे डब्बे पलट जाएंगे। भाई एकदम से स्पीड थोड़ा ना कंट्रोल होती है ट्रेन की। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है, वो मैं देख लूँगा, मैंने देखा नहीं कि मतलब जो अपीयरिंग है वो भर सकते नहीं। एज हो गई इंग्लिश नहीं आती रेलवे की किसी के हिसाब से। सर जो 12th लेवल वाला एग्जाम है उसकी एज है 18 साल तक हर कोई भी नौकरी हुई 18 साल से कम है तुम्हें नहीं बनी। 18 साल से पहले तुम्हारा वोट नहीं पड़ता है। एक ऐसा है फॉर्म है, इसमें पड़ता है 18 से पहले फॉर्म पड़ता है किसी एक में, एनडीए में पड़ता है। ग्रेजुएशन में कौन सा कौन से लेवल के फॉर्म पढ़ सकते हैं? देखो कमर्शियल अप्रेंटिस, ट्रैफिक अप्रेंटिस, ठीक है, स्टेशन मास्टर लेवल 6 के जो पोस्ट है, लेवल 5 वाला भी ग्रेजुएशन में ही होगा। सही कौन सा रहेगा? जितना बड़ा लेवल होगा उतनी ज़्यादा सैलरी होगी। अब उस हिसाब से तुम देख लो कौन सा सही लग रहा है तुम्हें। वैसे एक बात बताओ, अरे मैं बता लेवल 6 वाला ट्राई करोगे ना, 3 फेजेस से आसान है, बच्चा सरेंडर कर देता 2 फेज तक। ये जितने ज़्यादा फेज होंगे उस पेपर में पास होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि लेवल 6 की मेंस की भी कट ऑफ कम जाएगी। आपके पास एक विकल्प रहता है हमेशा कि चलो मेंस का ठीक नहीं हुआ पेपर, हम हो सकता है उधर थोड़ा ठीक कर दें,
जो फाइनल मेरिट होती है उसमें आपको फायदा मिल जाता है और हो जाता है। सबसे ज़्यादा बेकार वाला है लेवल 2 की तैयारी मत करना, सबसे नीचे जो होता है एनटीपीसी में, क्योंकि लेवल 2 की हर कोई उम्मीद लगा लेता है चलो 6 नहीं निकलेगा 2 तो निकलेगा, भीड़ भी जाता है। और दूसरा लेवल 2 का मतलब आप ग्रुप डी से थोड़ा बेहतर फील करोगे। ग्रुप डी का जो जॉब होता है उससे थोड़ा सा बेहतर लगेगा आपको डिपार्टमेंट में कि हम इनसे तो ऊपर हैं, आपसे नीचे भी एक डिपार्टमेंट है जो काम कर रहा होगा ग्रुप डी। अच्छा, ग्रुप डी का काम क्या है कि आपको लगता होगा कि ग्रुप डी है तो ग्रुप डी वाला जो काम है वो सारा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं, ना तो डेली काम करना पड़ता है ना कुछ ऐसा होता है। आपको लगता है डेली काम करते हैं ग्रुप डी वाले, एक दिन तो रेस्ट मिलता है इनको हर वीक, एक दिन सबका रेस्ट होता है जितने ग्रुप डी के कर्मचारी, क्योंकि रेलवे में वैसे भी छुट्टियां कम है तो इसलिए एक दिन का तो रेस्ट होता है। बिल्कुल, अगर जैसे लड़कियां हैं तो लड़कियों के लिए सबसे बढ़िया लेवल 3 की जॉब है, कमर्शियल क्लर्क है, टिकट क्लर्क, सॉरी रिजर्वेशन क्लर्क है, ये जॉब बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए। तो लड़कियों को तो ऑफिस टाइम मिल जाता है, 10 से 5 वाला ड्यूटी मिल जाता है। आपको रिजर्वेशन क्लर्क के बारे में शायद ये जानकारी नहीं होगी, रिजर्वेशन क्लर्क में 3 घंटे रेस्ट होता है ड्यूटी है, विंडो बंद रहती है, लंच अलग मिलता है, विंडो भी बंद रहती है, उनका एक टाइम फिक्स है, इस टाइम से इस टाइम तक आओगे तभी रिजर्वेशन होगा, क्योंकि फिर वो अपना डेटा मैच करते हैं कितना रिजर्वेशन हुआ, कहाँ का हुआ, कहाँ खाली कहाँ, इस तरीके से। सबसे बढ़िया तो लड़कियों के लिए रिजर्वेशन क्लर्क है। और उससे अच्छी बात है कि पूरी लाइफ ऑल ओवर इंडिया तुम्हारे लिए ट्रेन की यात्रा फ्री है, जब मन हुआ बैठ के ट्रेन। चलो अल्टरनेटिव वर्क के हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, वो मैं नहीं कराएं, उसमें क्या कहते थे।
दो लोग हैं, अगर दोनों की क्षमता बराबर नहीं होगी तो दोनों काम बराबर कर सकते क्या? दोनों की क्षमता बराबर नहीं होगी तो काम भी बराबर नहीं करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर हर एक दिन का वर्क प्रोफाइल चेंज हो सकता है। पहले दिन हो सकता है कम काम हो, दूसरे दिन ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा है ए किसी काम को कितने 15 घंटे और बी उसी काम को कितने समय में करना है। टोटल वर्क है ही नहीं हमारे पास, क्या काम करते हैं हम? एलसीएम लेते हैं। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आएगा 105। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारे पास टोटल वर्क है जो करना है वो कितना है? 100। अब अल्टरनेटिव का मतलब समझ लो, काम ए शुरू करें और बारी बारी से एक एक घंटे काम कैसे काम करेगा? शुरुआत कौन करेगा? फिर से एक, तो बारी बारी से मतलब ये है अल्टरनेटिव वर्क होगा। एकांतर क्रम में लिख देते हैं अल्टरनेटिव को कई बार। तो 1 घंटे ए करेगा, फिर 1 घंटे बी, फिर 1 घंटे ए करेगा, उसके बाद 1 घंटे बी, ऐसे ही चलता रहेगा। अब आप मुझे ये बताइए, अगर ए की मैं बात करूँ तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? बी कितना करेगा? तो टोटल कितना वर्क हुआ है? वर्क की अगर हम बात करें तो कितना हो रहा है? और समय कितना खर्च हो रहा है? 2। अब 12 तो काम हुआ है लेकिन समय 2 घंटे लगा, क्योंकि 1 घंटे ए ने अलग किया और बी ने 1 घंटे अलग किया। दोनों साथ में करते तो 1 घंटे में 12 हो जाता। अलग अलग घंटे में कर रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पर 2 घंटे कर रहे हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बार बार रिपीट ही तो होना है। रिपीट होने का मतलब फिर ए करेगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस है ये रिपीट होता रहेगा ऐसे, ठीक है, जब तक काम खत्म ना हो। एक वो अब एक चीज की गलतफहमी मत करना, 1 घंटे में 2 घंटे में काम तो 12 हो रहा है, लेकिन ये कह रहा है 1 घंटे में 6 हो रहा है। पहले घंटे में 7 हो रहा है और दूसरे घंटे में कितना हो रहा है? अलग अलग। तो अब पहला काम क्या है कि जो टोटल वर्क आपको दिया गया, आपका टारगेट कितना है? 105 भाग करेंगे आप इसमें पूरा जितना 12 का 8 बार। इसका मतलब अगर हम इस प्रोसेस को दोहराएंगे, 12 काम कंप्लीट होगा तो 2 घंटे टाइम लगेगा। कितनी बार दोहरा सकते हैं इस प्रोसेस को? 8 बार। तो एक बार में अगर 2 घंटे खर्च हो गए, कोई भी प्रक्रिया है उसका एक बार में आप 2 घंटा लगा रहे हैं, तो 8 बार अगर उस प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे तो कितने घंटे लगेंगे? 16। ठीक है, 8 बार इस प्रक्रिया को दोहराने में 16 घंटे लगेंगे। कितना? यहाँ पर हमारे पास जो काम बचा हुआ है वो देखेंगे, हमारे पास कितना काम बचा। अगर ये काम कंप्लीट हो जाता तब तो 16 घंटे नहीं हो जाता, लेकिन काम कंप्लीट हुआ क्या? कितना काम बचा है? ध्यान देना। अब बारी किसकी आएगी? सबसे पहले कौन गया था? तो एक ही बारी आएगी। जो एक एक बात मैं कह रहा हूँ सुन लेना, वरना हमेशा कंफ्यूज होंगे क्या करें। अगर काम क्षमता से ज्यादा है, कितना है भाई इसकी क्षमता? 7, और काम कितना है? तो 7 से ज्यादा तो ये कर भी नहीं सकता। अगर ये पूरा 7 कर देगा तब भी काम कितना बचा? ठीक है, एक बात बताओ, जब ये पूरा काम कंप्लीट करेगा अपनी क्षमता के हिसाब से तो कितने घंटे में कर पाएगा? 1 घंटा काम करेगा तभी तो 7 यूनिट काम कर पाएगा। तो इसने 1 घंटा काम कर दिया, 7 यूनिट काम हो गया, बचा कितना हमारे पास? 2 यूनिट अभी बचा है, अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। बारी अब किसकी आएगी? अब बी की बारी आएगी और काम बी के हिस्से में कितना बचा है? कैसे पता है भाई? काम है 2 यूनिट और बी की क्षमता कितनी है भाई? आप जब भी टाइम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? जितना काम है उस काम को ऊपर लिखिए और जितनी क्षमता है उसको नीचे लिखिए। इसकी क्षमता से ज्यादा है काम या कम? भाई क्षमता है 5 और काम कितना बचा है? अगर क्षमता से कम है काम तो क्या पूरा 1 घंटा लगेगा? इसको 2/5 घंटे ही तो लगेगा। अगर आप इसको मिनट बना देंगे तो 2/5 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5 से 60 कितने बार में घटा? 12 × 2, यानी कि पूरे घंटे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ कितने मिनट में काम हो जाएगा? 24 मिनट में। तो टोटल आप बता दो कितना टाइम लग गया। अगर हम इन तीनों को ऐड करके बनाएं तो 17 घंटे और कितने मिनट? 24 मिनट। 17 घंटे 24 मिनट का आपको समय लगा है इस पूरे आपको कंप्लीट करने में। अल्टरनेटिव किया जाए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इस काम को इसको आप अपने आप करना। जैसे यहाँ पर 17 घंटे 24 मिनट लगा है, मैं 9 बजे काम शुरू करूंगा तो 17 घंटे 24 मिनट के बाद कितना समय होगा नहीं बता सकते। केवल वो टाइम किसमें जोड़ना है आपको? 9 बजे। सुबह 9 बजे काम शुरू हुआ, अब 17 घंटे में होगा तो इसमें 17 घंटे जोड़ लिया। यही तो पूछा है, काम कितने बजे समाप्त होगा, वो टाइम बताओ जब काम समाप्त होगा। ये होमवर्क के लिए आप इसको जरा थोड़ा सा समझिए। भाई टोटल वर्क एलसीएम होगा, कितना आ जाएगा एलसीएम?
60 ले लो, 120 क्या ले लो, 15 से काटेंगे तो 4 बार, 30 से 2 बार और 20 से कितना देगा, सॉरी 3 बार, 20 से कितना बार देगा। अब समस्या पता क्या है, कुछ बताया कौन पहले काम करेगा, ये तो बता दिया बारी बारी से एक एक दिन काम करोगे, लेकिन क्या आपको ये बताया कि कौन पहले काम करेगा कौन बाद, नहीं बताया। लेकिन एक चीज तो है, आपसे कह रहा है काम कम से कम कितने दिन में हो सकता है, अगर ये बारी बारी से, तो शेड्यूल ऐसा बनाओ कि काम कम से कम समय में हो जाए। अगर कम से कम समय में काम करना है तो सबसे पहले उससे कराओ जिसकी क्षमता सबसे ज्यादा है। भाई आप बताओ जिसकी क्षमता ज्यादा है वो काम ही ज्यादा निपटा के चला जाएगा तो बचेगा ही कम, दूसरे वाले पे लोड करने से। तो आप देखिए सबसे ज्यादा क्षमता किसकी है, तो सबसे पहले कौन आएगा काम करने, फिर उसके बाद आर, उसके बाद इस सीक्वेंस में काम कराओ। आप ध्यान रखना, अगर पूछे कम से कम कितना समय लगेगा काम करने का, पता क्या फायदा होगा, जैसे 5 यूनिट काम होता तो पहला वाला 4 यूनिट कर चुका तो अगले दिन के लिए सिर्फ एक ही तो बचा, क्षमता 3 है, 1/3 दिन में निपटा देगा। अब आप पहले दिन कराओ इससे, ठीक है, 2 वाले से, पहले दिन 2 वाले से कराओ तो काम कितना बचा, क्षमता 3 है, 2/3 दिन लगेगा, मतलब टाइम उतना ही ज्यादा लगेगा पहले वाले बंदे से सबसे ज्यादा काम कराओ, फिर उससे कम वाले से, फिर उससे, मतलब क्षमता को आपको कौन से डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम में लगा देना है, तभी आपको दिन कम लगेगा। ठीक है, कितना काम हो गया तो काम बता दो कितना हो गया, 4 3 7 और 2 टोटल वर्क हमारा 9। कितने दिन खर्च हो गए इस 9 में, अरे भाई 3 लोग हैं तो कितने दिन लोगे, 3 दिन में 9 यूनिट काम हुआ है। क्या एक दिन में 3 यूनिट हुआ है, एक दिन 4 हुआ, एक दिन 3 हुआ, एक दिन अलग अलग है सबका, मैंने क्या कहा। अब आपके पास टोटल वर्क है कितना बेटा, भाई टोटल वर्क कितना है 60। तो मैंने एक ही बात कही, यहाँ से जो भी शेड्यूल निकालते हो इस शेड्यूल को कितनी बार दोहरा सकते हो, 9 × 6 54 हो गया, कितनी बार ये शेड्यूल दोहरा सकते हो, तो 3 दिन के हिसाब से कितने दिन हो गए, अरे 3 दिन के हिसाब से 6 बार अगर किसी प्रक्रिया को करोगे तो कितने दिन लगेंगे। अब देखिए 60 में से 54 घटा तो कितना काम बचा, बारी किसकी, पी की, तो पी की बारी है, पी की क्षमता से ज्यादा है ना काम, पी की क्षमता कितनी है, तो अपना काम करेगा बाकी छोड़ देगा। भाई अगर क्षमता से ज्यादा काम है तो केवल एक दिन के बाद क्या पी दोबारा अगले दिन काम कर सकता है, अगले दिन काम करने तो आ जाएगा, तो इसलिए पी जितना एक दिन में कर सकता है उतना करा लो, बाकी छोड़ो। एक दिन में कितना काम कर सकता है, बचा कितना, तो 4 अगर काम कर भी दिया तो कितने दिन और बढ़ गए। अब बचा हुआ काम है तो अगले दिन बारी किसकी है, क्यू की नहीं है, अगले दिन बारी किसकी है, तो आर के लिए काम कितना है और इसकी क्षमता कितनी है, तो 2/3। अब इसको मैं बार बार रिपीट करना नहीं चाहता हूँ कि अगर आपको टाइम निकालना है तो वर्क को इफिशिएंसी से क्या करते हैं, तो वर्क कितना बचा है आपके लिए, तो और इसकी क्षमता कितनी है, तो आपको समय लगेगा 2/3। तो टोटल कितना टाइम हो गया बेटा, 18 + 1 और + 2/3, यानी कि कुल मिला के 19 सही, 2/3 दिन, इससे कम समय नहीं लग सकता। आप किसी को भी आगे पीछे करके देख लेना, पहले पी कर लेना, क्यू कर लेना, आर कर लेना, इससे कम नहीं हो सकता। अच्छा क्यू को पहले कर दें, अगर क्यू को पहले कर देंगे तो आपके पास लास्ट में काम 2 बचा है, यहाँ पर क्यू होता तो 2 को 2 से भाग करते तो पूरा दिन खर्च होता, जबकि इसने 2/3 दिन भी कर दिया क्योंकि इसकी क्षमता 4। चलो ये भी समझ देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन अलग है, इसको जरा देखो भाई, इसकी अगर हम इफिशिएंसी की बात करें भाई, टोटल वर्क तो हम यहाँ भी 60 ही मानेंगे, टोटल वर्क कितना आएगा, क्षमता इसकी 3, इसकी 2 और इसकी कितनी, इनने कहा काम की शुरुआत एक ही सहायता यदि लिखना है, अगर एक ही सहायता हर तीसरे दिन कौन करे, तो तीसरे दिन सहायता मिलेगी, शुरू के 2 दिन मिली कोई सहायता, तो 2 दिन तो ए अकेले काम करेगा और तीसरे दिन इनकी सहायता कौन करेगा, बी तथा तीसरे दिन सहायता करेगा बी और सी। तो ए देखो कितना काम कर रहा है भाई, ए की क्षमता कितनी है, फिर 3। अब अगर तीनों साथ में काम करेंगे, इसको मिल गई हेल्प 2 लोगों से, तो 3 + 2 5, 5 और 1 कितना हो गया, अब तीनों मिलकर काम करेंगे। टोटल कितना वर्क हुआ बेटा, कितने दिन खर्च हुए, अरे
कितने दिन खर्च हो रहे हैं? तो अगर मैं 12 से 60 को डिवाइड करूं तो कितनी बार ये प्रक्रिया? 5 बार। 5 बार ये प्रक्रिया कंप्लीट हुई है और एक बार इस प्रक्रिया में 3 दिन खर्च हो रहे हैं, तो 3 दिन के हिसाब से बताओ कितना समय लगा? 3 दिन और इंटू 5, 3 पंजे कितना होगा? 15। इसको कर लोगे? मैं केवल शेड्यूल बताऊंगा। एक ही सहायता एकांतर करने, मतलब एक एक दिन छोड़कर। किसने की है? बी और, तो मतलब एक ही सहायता एक दिन बी करेगा और एक दिन कौन करेगा? फिर एक दिन बी और फिर एक दिन सी। ये प्रक्रिया आपकी ऐसे रिपीट होगी। आप करके देखिए, जल्दी करो, कॉपी में ऐसे होगा। कितना हुआ? 15 17। चलो जल्दी करो। तरीके से अगर कम टाइम में सिलेक्शन लेना है और छोटी छोटी सी गलतियां जो करते हैं ना बच्चे, तो उनका टाइम डिले होता है। 1 साल की जगह 2 साल लग रहे हैं, 3 साल लग रहे हैं। सबसे मेन चीज़ पता क्या है? रिसोर्सेज कम कर दो पढ़ने में। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया की हर चीज़ को उठा के ले आए पढ़ने के लिए। हर चीज़ थोड़े ना आती है। रिसोर्सेज कम होंगे तो रिपीट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। पता लगा इतनी किताबें जीके की खरीद रहा है कि एक बार पढ़ ही नहीं पाए अपने। एक किताब पढ़ लो, उसको 5-6 बार पढ़ लो, बात करो। अगर 5-6 बार एक किताब पढ़ो तो लोग कहते हैं किताबों में गलतियां होगी इसलिए दूसरी खरीद के लाते हैं। इतना परसेंट गलत होगा मटेरियल। अरे कोई 2-4 चीजें गलत लिखी होगी किताब में, 2 पेज से समझे, तो वो 2-4 चीजें अगर पेपर में आ गई तो 2-4 चीजें तो सवाल गलत होंगे, बाकी तो सही होंगे। और ऐसा तो है नहीं जो गलत लिखा वही पेपर में आएगा। पता है, लूसेंट एक ऐसी किताब है कि उसको आप पहली बार पढ़ेंगे आपको लगेगा क्या बकवास किताब है। लेकिन आप हर टॉपर का इंटरव्यू देख लेना यूट्यूब पे जाके, चाहे सीजीएल रैंक 1 देखना, चाहे रेलवे एनटीपीसी रैंक 1 देखना, उसने यही कहा होगा कि मैंने लूसेंट को 5 बार पढ़ा। अब बताओ, कुछ तो ऐसी चीज होगी। पता है 5 बार पढ़ोगे तो आपको वो खुद ही कनेक्ट होने लगी। अब तुम पता लगा कि पढ़ यहाँ पे रहेगा और पीछे की चीजें कनेक्ट हो रही, तुमने वो चीज़ पढ़ी नहीं कभी, तो दिक्कत होती है। एक बार मैं मान सकता हूँ कि चलो किसी टीचर से पढ़ लेते हैं ना जब कोई सिलेबस, तो थोड़ा समझ में ज़्यादा आता है उस चीज़ में। अब हिस्ट्री ज्योग्राफी है, उसमें लिखे हैं फैक्ट, तुम कहानी पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा अच्छी चीज़ है, लेकिन पेपर में तो फैक्ट आएंगे, कहानी थोड़ी ना आएगी। पता नहीं आप लोग इस बात को कभी जज नहीं कर पाए कि अच्छी है अपनी, क्योंकि हर टॉपर यही कहता है कि लूसेंट पढ़ी है। अभी क्या नाम होगा, सीजीएल ऑल इंडिया रैंक 1 लास्ट ईयर वो लड़की, उसने तो कहा कि मैंने जीके पढ़ी ही नहीं कभी, केवल लूसेंट की बुक पढ़ी, उसके अलावा करंट अफेयर्स की पीडीएफ लगी, उसके अलावा कुछ पढ़ा नहीं। देख लिया करो अच्छे लोगों का, टॉपर वगैरह का, बस ये मत देखा करो उनकी ये आदत है कि 15 घंटे पढ़ते थे, पता लगा घर पे जाके 15 घंटे पढ़ने लगे और अस्पताल पहुंच गए। बाकी उनका वो देखा करो कि उन्होंने कहाँ से कंटेंट दिया है, कहाँ किस तरीके से तैयार किया। और ऑनेस्टली इंटरव्यू सही बताएं बहुत कम लोग देते, सच्चा है, मतलब बिल्कुल सच बात आपको नहीं बताएंगे कि हमने वास्तव में क्या किया, थोड़ा बहुत उसमें मिलावट कर देंगे। बहुत चीज़ें हैं, टीचर्स का प्रेशर रहता है कि जैसे बड़े बड़े एजुकेटर हैं तो टॉपर बनता है, ऑल इंडिया रैंक 1 बने। आप ध्यान रखना कि जो बड़े टीचर हैं उन्हें पहले पता लग जाता है इस बंदे की ऑल इंडिया रैंक 1 है, पहले उसे कांटेक्ट कर लेते हैं, पता नहीं लगते हमारे चैनल से बड़ी होती। अरे सबसे बड़ी पढ़ने की तो कोई बात ही नहीं है, कोई कहीं से भी पढ़ा है तो अलग चीज़ है, लेकिन बच्चे पे प्रेशर बनाने तो थोड़ा सा ठीक नहीं रहता। इंग्लिश के बारे में भी देखो, मतलब बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि मैंने भी उसको बहुत पढ़ा, उस बुक को, नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बहुत जबरदस्त, सब यही कहते हैं हमको पूरी पढ़ भी तो पाओ, तुम 2-4 पन्ने पढ़ के पेपर देने चले जाओ तो क्या फायदा होगा।
प्रॉब्लम तो ये, अच्छा एक बात बता रहा कि कोई ऐसा बंदा बैठा है जिसने लूसेंट को पूरा पढ़ा हुआ, एक बार नहीं पढ़ा हुआ, प्राचीन इतिहास पढ़ा हुआ, तब तक कहते पेपर आ गया। कम एज की जैसे तुम लोग की एज अभी कम है ना, तो तुम लोग को अभी इतना शायद मन ना लगता हो, पढ़ाई वढ़ाई में नौकरी भी करने का मन नहीं करता होगा। थोड़े बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेगा पढ़ने का, इसलिए अभी पढ़ लोगे तो ज़्यादा बेटर है। वैसे घर वालों को तो एक्स्ट्रा सपोर्ट करना नहीं चाहिए बच्चों को, बस केवल जायज़ सपोर्ट, तुम्हें खाना दे रहे हैं, तुम्हें घर में रहने के लिए जगह दे रहे हैं, पढ़ाई के लिए पैसा दे रहे हैं, और कोई सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हें करना है तो पढ़ो, अपना कमाओ। होता है कि ऐसे सपोर्ट मिलने लगता तो उन्हें किसी चीज़ की दिक्कत ही नहीं। आप पता लगा ब्रांडेड कपड़े पहन के घूम रहे, ब्रांडेड शूज पहन के घूम रहे, मोबाइल दे दिया घर वालों ने 20,000 का लिए, क्यों करोगे नौकरी जब ऑलरेडी सारे शौक पूरे हुए। लेकिन वो ये बात भूल, मतलब बच्चों को ये बात भूल जाती है, आज तो घर वाले शौक पूरा कर रहे हैं, तब कौन पूरा करेगा। छोड़ोगे कैसे था? इधर का तो हो ही गया होगा, ये 2 सवाल मैंने छोड़े, पर इसका आंसर बताना। कल यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और अगला हमारा जो टॉपिक है पाइप एंड टैप। वर्क एंड बेचिस मैंने छोड़ दिया है, काजिब और मजदूर। पाइप एंड सिस्टम उसको हम कर लेंगे बस किसी क्लास में, बस ज़्यादा नहीं, 4-5 सवाल अगर वर्क एंड बेचिस के करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा पैसा कैसे बांटा जाएगा। ठीक है, तो पाइप एंड सिस्टम क्या होता है, आप ये कह सकते हैं नल और टंकी, ऐसे लिख दो आप, नल और टंकी। अब होता क्या है, देखो पाइप की अगर अपने बात करें ना, तो 2 तरीके के पाइप होते हैं। एक होगा इनलेट पाइप और दूसरा होगा आउटलेट। ये इंग्लिश में मैं इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि हिंदी में आप पढ़ेंगे तो ये होता है निकासी नल, या पाइप, और इनलेट का मतलब जो टंकी में भरने वाला पाइप होता है। रेलवे का पेपर उठा के देखो, उसमें यही लिख के आ गया था इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप, बच्चे हो गए कंफ्यूज। अब इनलेट पाइप का मतलब होता है भरने वाला, जैसे होता क्या है कि टंकी है किसी, उस टंकी में 2 पाइप भी हो सकते हैं, एक से हो सकता है पानी भरता और एक से पानी खाली करता, होता नहीं होता है। आप स्विमिंग पूल में देखो, पानी खाली करने के लिए भी सोर्स होते हैं, भरने के लिए भी होते नहीं होते। तो इसीलिए इनलेट और आउटलेट का अंतर समझ लो। बस देखो करना सब कुछ है, जैसे मैंने कहा कि भाई एक नल है जो 15 घंटे में कुछ भी मात्रा में और दूसरा वाला 20 घंटे में खाली कर रहा है, तो अंतर क्या है, अगर ये खाली कर रहा है 20 घंटे में और ये भर रहा है, किसी भी टंकी को मान लिया, चाहे कोई वर्क हुआ, चाहे कोई तालाब हुआ, कुछ भी हो सकता है, आपको यहाँ पर जो भी कुछ भरना है ना, वो किस में होगा। नल की बात करें तो लीटर में ले लो, तो आप ये मान लो 15 घंटे और 20 घंटे का एलसीएम जो आएगा वो कितना है, 60। आप ये मान लो जो टंकी है उस टंकी को भरने के लिए हमें 60 लीटर, अगर 15 घंटे में 60 लीटर भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा। ये खाली कर रहा है 20 घंटे में, और खाली कर रहा है तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा। बस इस बात को ध्यान रखना, खाली करने वाले आउटलेट पाइप की जो इफिशिएंसी होगी वो हमेशा कैसी होगी, और इनलेट पाइप की इफिशिएंसी, जैसे आपके घर में मान लो कि एक कोई आपके घर में आपकी फैमिली में लोग कमा रहे हैं, आप खर्च कर रहे हैं, तो ऐसे ही सेम है, इनने 4 कमाया और उसने 3 खर्च कर दिया, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला, केवल एक ही तो जमा होगा। तो आपसे कहेगा कि दोनों को एक साथ चला देने पर ये जो टंकी है ये जो कितने समय में भर जाएगी, तो दोनों को साथ में चलाएंगे, ये 4 भरेगा, ये 3 खाली करेगा, प्लस में 1 आ रहे हैं, यानी 1 ही जमा हो पाया, और आपको जमा करना है कितना, तो 1 के हिसाब से 60 लीटर जमा करने में कुल कितने घंटे लगेंगे, 60। ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेगा। आउटलेट पाइप का मतलब सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव एफिशिएंसी से आपकी क्षमता नेगेटिव हो। सेम वर्क एंड टाइप का कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं, जैसे यहाँ क्षमता निकाली, हमें आपसे कहेगा 2 पाइप को पहले खोल दिया गया, तीसरे को कुछ समय बाद खोल दिया, इस तरीके के सवाल है। तो सवाल जी सर 4 मिनट में 4 है, तो सवाल ही करते हैं। चलो बेसिक क्वेश्चन कर लेंगे।
भी 15 घंटे बोल सकते हैं। इस सवाल को बना के बताओ, दोनों ये एक 10 घंटे में भर रहा है और दूसरा कितने घंटे में भर रहा है, तो दोनों पाइप को, 6 घंटे अरे रुक तो जाओ, सवाल तो बोल रहे हो, एक साथ चलाने पर, दोनों पाइप को एक साथ चलाने पर दूसरा पाइप कितने घंटे पहले बंद किया जाए, टंकी 8 घंटे में भरता है, बताओ क्या है? सोचो, बताओ। दोनों पाइप को एक साथ चलाते हैं, दोनों भरने वाले पाइप, ये भी हमारा इनलेट पाइप और ये भी इनलेट पाइप है। तो आपको बताना दूसरा पाइप कितने घंटे पहले बंद कर देना चाहिए कि जो टंकी है वो पूरे 8 घंटे में भरे। दिमाग लगा देते तुम लोग, कौन सा वाला पाइप बंद किया है, दूसरा, यानी कि आप पाइप बी लिखो, पाइप बी बंद कौन सा किया है, तो ये बताओ पाइप ए बंद किया था क्या, तो इसका मतलब पाइप ए का कोई बंद करने का रिजल्ट ही नहीं, मतलब पाइप ए को हमने कितने घंटे चलाया हो, 8 घंटे में टंकी भरी तो पाइप ए को 8 घंटे चलाना पड़ेगा। पाइप ए की क्षमता कितनी है ये यहाँ से पता लगेगा, टोटल कितना है बेटा, 10 और 15 का एलसीएम 30 हो गया, तो 10 से भाग करिए 3 बार और 15 से भाग करेंगे, इसकी क्षमता 3 है और इसकी क्षमता, तो अगर हम पाइप ए की बात करें तो पाइप ए की अगर क्षमता निकालेंगे तो इस 8 घंटे में 3 लीटर के हिसाब से कुल कितना जमा कर दिया इसने, चाहे आप इसे पर क्षमता ए की कितनी है 3, तो 8 घंटे तक अगर मैंने इसको चलाया तो ए के द्वारा जो काम किया गया वो कितना किया गया, बचा कितना भाई, टोटल तो 30 ही है और बचा हुआ जो 6 है वो किसने भरा होगा, तो जरा टाइम बताएं, बी की क्षमता कितनी है, तो 2 से जरा 6 को भाग करिए, यानी कि बी को कितने घंटे चलाना पड़ेगा, 3, बी को 3 घंटे के बाद बंद कर देना है, मतलब ए और बी को चलाया, लेकिन ये जो पाइप बी है वो कितने घंटे बाद बंद होना चाहिए, 3 घंटे के बाद। अब अगर पाइप बी को 3 घंटे के बाद बंद कर देंगे फिर भी उसके बाद काम कितने घंटे और चलेगा, 5 घंटे चलेगा, नहीं चलेगा, टोटल 8 घंटे तक हमें चलाना है। भाई हमने क्या किया, दोनों को साथ में चलाया और 3 घंटे के बाद किसको बंद किया, बी को तो बंद कर दिया 3 घंटे के बाद, लेकिन बचा हुआ काम कौन कर रहा है, आप देख लो इसको, टोटल इतना ही आएगा 30। अब समझना बात, जिसने शुरू से एंड तक वर्क किया है वो तो पता है ना, 8 घंटे में अगर टंकी भर रही है, ए को हमने बंद ही नहीं किया था, तो ए ने 8 घंटे में कितना काम किया हुआ, 24, और बचा हुआ 6 किसने किया, तो बी सिर्फ कितने घंटे चलाया आपने, तो अगर पूछा जाए कितने घंटे के बाद बंद किया जाए तो हम कहेंगे कि बी को बंद किया है हमने कितने घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, लेकिन पूछा जाए कितने घंटे पहले बंद किया, तो 5 घंटे पहले, यहाँ से ये तो बता ही दिया था कितने घंटे पहले बंद किया जाए, तो आपसे कहा गया अगर बी को बंद करना है तो 8 घंटे के काम में 3 घंटे काम करा के बंद कर दो, 5 घंटे पहले ही बंद, तो दोनों पूछा जाता है, या तो पूछेगा कितने घंटे बाद और या तो पूछेगा कितने घंटे